नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त पुलिस ने आरएएस के कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। 19 लाख के भुगतान और 12 लाख की एफडीआर के एवज में मांगी थी रिश्वत। रोज रोज हो रहे विवाद को लेकर बेटे ने कर दी पिता की हत्या। कटंगी क्षेत्र के ग्राम नहलेसरा की घटना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई ने निकाली जन आक्रोश मशाल रैली। काले गुब्बारे छोड़कर सीएम के 10 सिर वाले पुतले का किया दहन। जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की दी चेतावनी। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत। बीएड छात्रवृत्ति को यथावत रखने की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। शासन प्रशासन का घेराव कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर हुई बैठक। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का किया गया पुनर्गठन। और अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने छापामार कार्रवाई करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई बुधवार को कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा के बंगले पर की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 लाख रुपए की एफडीआर और 4 महीने से अटके 19 लाख 68 हजार रुपए बिल के कमीशन के एवज में ईई विजय सिंह वर्मा ने जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकेदारी फर्म से 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 3 लाख रुपए की रिश्वत अपने बंगले पर मंगाई थी, जिसकी शिकायत जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द्वारा लोकायुक्त से की गई थी। और इस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यपालन यंत्री वर्मा को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ईई वर्मा हर काम के लिए ठेकेदारों से पैसे मांगा करता था और 3 साल में 2 बार उसका ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन दोनों बार उसने पैसों के दम पर अपना ट्रांसफर रुकवा लिया था। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के सुपरवाइजर उमाशंकर पटले ने बताया कि उन्होंने ईई वर्मा की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की थी। पूरा मामला ये ऐसा है कि हम आरएएस विभाग में काम करते आ रहे हैं और मैं जेपी इंस्पेक्टर्स कंपनी का सुपरवाइजर हूँ। कंपनी का सारा मतलब काम है, मेजरमेंट से लेकर एमबी से लेकर साइट से लेकर सारा काम मैं संभालता हूँ। और इसके पूर्व मेरे को कंपनी के मतलब मैंने कि इनके द्वारा वर्मा जी के द्वारा मेरा बीच में भी जुलाई में 30 जून को एक बिल निकाला था, उसका कमीशन प्लस मेरे एफडीआर के लिए मैं बहुत निवेदन किया, पर एफडीआर देने के लिए वो मेरे को 8 लाख की रिकवरी मांग रहा था कि आप पैसा लेके आओ, जब हम आपका काम करेंगे, नहीं तो अन्यथा काम नहीं करेंगे, हम जेपी कंपनी को बर्बाद करके जाएंगे। ये सारी चीज़ों से मैं उलझा रहा। कितने का बिल और कितने की मेरा क्या था, टोटल बिल था 19 लाख 68 हज़ार कुछ का था चेक अमाउंट, है ना, उसका कमीशन प्लस 12 लाख की एफडीआर थी मेरी, वो एफडीआर का पैसा, ऐसा कुल मिला के मेरे को 8 लाख रुपए की मांग कर रहा था। फिर कितने दिन का बिल पेंडिंग था आपका? पेंडिंग तो मेरा 4 महीने से 3 महीने से बिल पेंडिंग था, पर बाकी 30 जून को बिल रिलीज हो गया था। उसका आज कितने की रिश्वत? मैंने आज 3 लाख रुपए की रिश्वत दिया, 2-2 हज़ार की नोट दिया। पहली किस्त कितनी दी थी आपने? 3 लाख रुपए। 3 लाख और आज 3 लाख? आज नहीं यही 3 लाख, यही 3 लाख, बस 3 लाख रुपए। 8 लाख में से मैं 3 लाख रुपए आज की डेट में। वहीं जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के उप संचालक सुभय वैद्य ने बताया कि आरोपी ईई वर्मा की शिकायतें कई मंत्रियों से की गई थी, लेकिन उस पर किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते फर्म ने लोकायुक्त टीम का सहारा लिया था। पिछले 1.5 वर्षों से हम ई साहब से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनकी हमने तमाम जगह शिकायत करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी महोदय, मंत्री महोदय, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके हमने सब जगह इनकी शिकायत करी। उस शिकायत से ये नाराज़ होकर के हमारे ऊपर इन्होंने और अपना आकृष्ट रूप अपना लिया हमारी फर्म के ऊपर में, और पिछले 6 महीने से बिल्कुल हमें पैदल कर दिया और हमें किसी भी काम के लायक नहीं छोड़ा। जो भी काम हम करें उस काम की ना तो हमारी बिलिंग होती थी और ना ही ढंग से उसका पेमेंट होता था।
अंत में किसी ने मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया कि जब नेता अधिकारी आपकी ना सुने तो कहीं ना कहीं एक जगह न्याय हर किसी को मिलता है। तो मैं लोकायुक्त के शरण में गया और वहाँ माननीय एसपी साहब का मुझे बहुत सपोर्ट मिला और मैंने ये ट्रैप इनको ई साहब को कराया है। और मैंने अपने लिए नहीं कराया, तमाम बालाघाट के जितने 50 से 100 ठेकेदार जो इनके कारण त्रस्त हैं, मैंने अपने मन में बीड़ा उठाया कि मुझे सबकी मदद करना है, इसलिए मैं बीच में आया। और मैंने इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। पिछले 6 महीनों में इन्हें हमें बिल्कुल ठेकेदारी करने लायक नहीं छोड़ा है। और ये ज़िले के लिए बदनुमा दाग है कि ऐसा अधिकारी यहाँ 3 साल से ज़्यादा रहता है और जिसका ट्रांसफ़र कम से कम 2 बार हो चुका हो और फिर भी वो अपना ट्रांसफ़र रुका ले। कितनी रिश्वत मांगी थी आपको? रिश्वत तो ऐसा है सर कि रिश्वत ना बोलें, क्योंकि ये बिना रिश्वत के कुछ काम ही नहीं करते। अभी ये प्रकरण ऐसा है कि इन्होंने हमारे काम करने के लिए 8 लाख का डिमांड किया था, जिसकी प्रथम किस्त मेरे सुपरवाइज़र लेके जा रहा था। और मेरे हाथ से कभी ये रुपए लेते नहीं हैं, सिर्फ मुझे फ़ोन पे धमकाते रहते हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज से 15 दिन पहले इन्होंने हमें बोला था कि मैं जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करके रख दूंगा। उस बर्बादी इस कदर से बर्बाद करूँगा कि दूसरे ठेकेदार सिहर जाएंगे कि ठेकेदारी क्या होती है, ठेकेदार का प्रॉफिट। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ई विजय सिंह वर्मा ने बताया कि उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी थी। मेरा उसमें कहना वो हमारा ठेकेदार नहीं, ना मैंने उसका काम कोई रोका, पूरा काम कर दिया। वो मेरे से लेने आया, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए, ना मैंने हाथ से उसको पैसे लिए। वो टेबल पर रख के बाहर तो मैं बाहर निकला तो इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान लोकायुक्त पुलिस टीम जबलपुर के डीएसपी एचपी सिंह चौहान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज 1 अगस्त को RES के ई श्री वीरेंद्र सिंह को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ये रिपोर्ट उमा शंकर पटले ने की थी, जो कि अपने ठेकेदार के सुपरवाइज़र हैं। उनके एफडी जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, पिछले ठेके की एफडी जो जमा रहती है वो एफडी नहीं दे रहे थे वापस वो, इसलिए उन्होंने ये पैसे की मांग की थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई। कितने बजे की गई कार्रवाई? 2:35 पे क्या? हाँ, ट्रैप की कार्रवाई की थी। कितनों की मांग की? पहले 8 लाख रुपए की मांग थी, फिर 3 लाख रुपए की बात पे वो होगी थी सहमति। आज कितने की रिश्वत लेते पकड़ा? आज 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कितने की नोट थी? 2 हज़ार रुपए की नोट थी। क्या कार्रवाई की गई? अभी हमारी कार्रवाई चल रही है ना, साल से जो ट्रैप की कार्रवाई होती ना वो कार्रवाई, ठीक है। मामला क्या है? अरे मामला हाँ, अपराध कांड यही ना 753D है 1320 एक्ट का, ठीक है। इधर कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल ने ठेकेदारों से मुलाकात कर मामले का संज्ञान लिया। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत सीईओ मंजूषा राय से मुलाकात कर आरोपी ई वर्मा को ऑफिस अटैच करने की मांग की। इसके अलावा उन्हें बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुझे ठेकेदारों से जेपी कंस्ट्रक्शन के मालिक से मुझे अवगत कराया गया कि आज RES के जो ई है वर्मा साहब, उन्होंने कमीशन खोरी के चक्कर में 3 लाख रुपए की इनसे मांग किया था। ये बहुत हताश हो गए थे और इनके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं उनकी भी यही परेशानी थी कि RES के ई वर्मा साहब बहुत ज़्यादा कमीशन खोरी को लेकर के हमें परेशान किया जा रहा है करके। तो इस बात से परेशान होकर के जेपी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने आज लोकायुक्त की टीम को बुलवा करके ई वर्मा साहब जो RES के अधिकारी है उन पे लोकायुक्त की टीम के सामने रेड करवाई और रंगे हाथ उनको पकड़ा गया। मुझे जैसे अवगत इन्होंने करवाया गया, मैं तत्काल सीईओ जिला पंचायत मंजूषा राय जी से मैंने मुलाकात किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैडम, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 50 ठेकेदार है, इनका कहना ये आया कि यदि ई वर्मा तत्काल ऑफिस अटैच नहीं होते और इनको ऐसा वक्त 1 दिन का भी वक्त मिल जाता है तो हमारे साथ में हमारी फाइलों में कोई भी रेट साइन करके, रेट सिग्नेचर करके हमारा अहित कर सकते हैं। तो मैंने मंजूषा राय जी जो सीईओ जिला पंचायत है उनसे मिलकर के मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप इनको तत्काल ऑफिस अटैच करवाएं
अन्यथा ये जवाबदारी आपकी विभाग की होगी। बड़ी शर्म की बात है, एक तरफ यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हम फ्री 25,000 में करवाएंगे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है आज युवा परेशान है। यहाँ के छोटे छोटे से जो गरीब लोग तबके के लोग हैं जिन्होंने छोटा रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के रहते हुए काम नहीं कर सक रहे हैं, कमीशन खोरी के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा बुधवार को शहर में छात्र आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें उपस्थित छात्रों व कांग्रेसी पदाधिकारियों ने छात्रों की विभिन्न मांगों, बढ़ती बेरोजगारी, व्यापम घोटाला सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आयोजित इस रैली में उपस्थित छात्रों व कांग्रेसी पदाधिकारियों ने हाथों में मशाल और काले गुब्बारे लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यह रैली बस स्टैंड से काली पुतली चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। छात्रों के सम्मान में जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य श्रीमती पुष्पा बिसेन, युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज, जिला कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों द्वारा इस आक्रोश रैली को संबोधित किया गया, जिसके तुरंत बाद प्रदर्शनकारियों द्वारा हवा में काले गुब्बारे छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस आक्रोश रैली के दौरान अंबेडकर चौक में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 10 सिर वाले पुतले का दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस कर्मियों और छात्रों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। जन आक्रोश रैली के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान NSUI जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को काले झंडे दिखाने और उनके विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के सामने ही उनका पुतला दहन करने की चेतावनी दी है। आज मध्य प्रदेश के घोटालेबाज मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जो सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री है और जिन्होंने अपने हर घोषणाओं में अधूरे वादे करके जनता को दूरने का काम किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, ऐसे बहरे मामा का हमने 10 सिर वाला हमने पुतला दहन किया है, जिस 10 सिरों में व्यापम घोटाला, बलात्कार में नंबर 1, रेत, भूखनन, महाविद्यालय का बीजेपीकरण और सभी छात्रों की समस्याओं को लेकर में जो आज समस्या उत्पन्न हो रही है उसके विरोध में आज भैरे मामा का पुतला दहन गया है। जैसा कि मैं बता दूं, बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहां पर छात्रों के साथ दोहरा रवैया किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री मतलब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यहाँ से जाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज पूरे महाविद्यालय का बीजेपीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी प्रचार पूरे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी के व्यक्तियों को टेंडर दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारे पीजी महाविद्यालय में ऐसी कैंटीन का एक त्वरित उदाहरण है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक साइंस कॉलेज की कई वर्षों से मांग उठती आ रही है, फिर भी हमारे यहाँ के बहरे मुख्यमंत्री और हमारे बहरे कैबिनेट मंत्री के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज जिला NSUI के द्वारा हमारे बड़े भाई अम्मू भोज जी, हमारे बड़े भाई विशाल बिसेन जी, सम्मानी पुष्पा बिसेन जी और हमारे राजा सोनी जी के तत्वाधान में आज ये उग्र आंदोलन किया गया। और यदि हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता तो आज NSUI ने सिर्फ पुतला दहन किया है, मशाल रैली निकाली है,
इसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और घेराव करने के साथ साथ हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं के द्वारा गिरफ्तारी दी जाएगी। दयाल, एक सवाल था कि मुख्यमंत्री अभी यात्रा निकाल रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, कहा जा रहा है कि उसको यहाँ पर भी लाया जाएगा, क्या एनएसयूआई विरोध करेंगी? जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो अपने आप को संतुष्टि देने के लिए निकाली जा रही है, लेकिन हमारे ऐसे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो बनेंगे अभी भविष्य में, वैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो समय समय में कदम उठाया जा रहा है, आज एनएसयूआई के और युवक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी द्वारा उनका घोर विरोध किया जा रहा है। यदि बालाघाट में उनकी रैली लाई जाती है तो बालाघाट जिले के पूरे पदाधिकारी के द्वारा काले झंडे दिखाए जाएगा उनके सामने। मुस्लिम समाज के विभिन्न संगठनों की बैठक बुधवार को अंजुमन शादी हॉल में हुई। इस बैठक में अंजुमन कमेटी के चुनाव जल्द कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जिला वक्फ कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शोएब रजा खान ने कहा कि सभी की मंशा है कि अंजुमन के चुनाव जल्द होने चाहिए। यहाँ पर हमने दो विषय रखे थे कि एक हमारी सामाजिक संस्था थी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, उसका पुनर्गठन था, और साथ में हमने सभी संगठन जो शहर के अंदर काम कर रहे हैं उन सारे पदाधिकारियों को और उनके जिम्मेदारों को यहाँ पर बुलवाया था। इस शहर के अंदर अंजुमन के चुनाव को लेकर जो एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है उस पर सारे लोगों के मशवरे लेना था और उनकी राय लेना था कि जो हालात इस तरीके के हो गए हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए और शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव हो जाए। इसके लिए ये है कि हमारा एक संस्था का एक बायलाज है जो 1942 में बनाया गया है, जिसके जो 1911 तक के बायलाज के तहत संस्था का पूरा संचालन होता रहा। 2011 के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बना दी गई थी और वो 7 साल तक कार्यरत रही। तो जो बीच का 7 साल का अरसा हुआ उसमें कई किस्म की बातें आई, तो उसमें क्या होगा कि सीधे तौर पे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा कमेटी बनाई जाती रही। तो यहाँ के आवाम की पूरी मांग है कि अंजुमन के बायलाज के तहत चुनाव हो, और चुनाव जो है वो यहाँ का मौजूदा अध्यक्ष जो है अनीस मेमन साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बायलाज के तहत वो चुनाव कराएं, और उसके लिए वो ज़िला प्रशासन से, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से जो भी उस प्रक्रिया में जो भी उनको सहयोग लगता है वो करें, और पूरी आवाम उनको मदद करने के लिए तैयार है। अनीस मेमन साहब का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बैठक के दौरान मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें निसार खान को अध्यक्ष बनाया गया। श्री खान ने सभी के भरोसे पर खरा उतरने की बात कही है। मुझे फिर से अंजुमन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का सदर चुना गया है। मैं बालाघाट की आवाम, मेरे दोस्त, मेरे बड़े बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर फिर भरोसा किया। इंशाअल्लाह मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के उनके काम हैं जो अभी तक काम नहीं हो रहे थे वो फिर से उसी गति से चालू हो जाएंगे, शुरू होंगे, और इंशाअल्लाह हम आने वाले 15 अगस्त को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से झंडा दहन का काम करेंगे और जुलूस आम 15 अगस्त को जुलूस निकालेंगे। उसके बाद आने वाली 11वीं शरीफ में हम फिर से जलसे न्याज और खतना का एहतमाम करेंगे। और अब जो भी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के काम थे, जो हमारा बैलेंस था, हम जो कौम की बेहतरी के लिए हम लोग काम करते थे, और जो आकस्मिक आपदाएँ आती थी उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और मुस्लिम कम्युनिटी की जो परेशानियाँ थी उसको हम सरकार के सामने रखते थे। इंशाअल्लाह फिर से हम ऐसे ही काम करेंगे। इधर बैठक के बाद अंजुमन इस्लामिया की सरपरस्त कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसमें अंजुमन कमेटी के चुनाव जल्द कराने जाने की मांग की गई है। दरअसल ये है कि अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लेकर आवाम के अंदर बहुत यानी मतलब बेचैनी है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कलेक्टर साहब से मिले और उन्हें अपनी जो बात आवाम की जानिब से और आवाम के बच्चों की जानिब से हमने लिख कर दिया है कि उस पर वो गौर करें ताकि हमारी अंजुमन इस्लामिया के चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर हम अनीस मेमन को बुलाकर उनको चुनाव कराने के लिए बोलते हैं, और अगर उन्हें कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो वो भी दे देंगे। इस तरीके से हमें उन्होंने आश्वासन दिया, और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब इस पर ज़रूर गौर करके उनको बुलाएंगे और हमारा अंजुमन का जो काम है और जो अंजुमन का चुनाव है बासानी हो जाएगा। तमाम किसी परेशानी चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सिर्फ ये आ रही है कि कुछ रंजिश रखने वाले लोग बवाल पैदा करने के लिए कुछ ऐसी बहानेबाजी कर देते हैं और अनीस मेमन को बहका देते हैं, नहीं तो वो तो चुनाव करा देता। और इसी तरीके से कुछ राजनीति लोग भी उसमें दखल दे रहे हैं अंदरूनी तौर पर, मुझे ऐसा अंदेशा है। और उसी की वजह से ये सब खलफशार बढ़ता चला जा रहा है। जो चुनाव
15 दिन या 1 महीना पहले मुकम्मल हो जाना था, वो अभी तक नहीं हुए हैं, जिससे यानी मतलब आवाम के अंदर बेचैनी है। और मैं उसी बेचैनी को देखते हुए सामने आया हूं और मैं चाहता हूं और सभी से अपील करता हूं कि चुनाव अच्छी तरीके से करा देना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारियां हैं। और हम इसी बात को लेकर एसपी साहब से भी मिले हैं और उन्हें भी अवगत कराया है कि अगर कोई परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम अमवाही में मोटरसाइकिल बेकाबू होने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक पौंडी निवासी रूपलाल राउत बताया गया है। वहीं एक अन्य व्यक्ति संतोष दुबे घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये दोनों व्यक्ति डोरा से अपने घर पौंडी जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल बेकाबू होने से दोनों गिरकर घायल हो गए थे। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गंभीर रूप से घायल रूपलाल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नगर पालिका परिषद द्वारा बुधवार को अंबेडकर चौक के पास LIC ऑफिस के सामने से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही के दौरान JCB से अतिक्रमण हटाए गए। देखिए, LIC के कर्मचारी अधिकारीगण आए थे और कुछ समाज सेवी लोग, जिन्होंने कहा कि वहाँ पे वो लोग टॉयलेट बनाना चाहते और गार्डन बनाना चाहते हैं। इसके तहत और वहाँ पे आने जाने की बहुत दिक्कत होती थी, भारी अतिक्रमण हो रहा था। इसके तहत हमने वहाँ का अतिक्रमण हटा करके जगह को खाली करवाया है कि वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट लोगों को बड़ी दिक्कतें होती थी, कहीं से आते थे लोगों के लिए वहाँ समाधान नहीं। तो LIC खुद बना करके दे रही है और कुछ पेड़ पौधे भी लगाना चाहते हैं हरियाली की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से। इस कारण उसको हमने तत्काल खाली करवाया। और आज हमारे जिला न्यायालय परिसर में 1 अगस्त को विधिक साक्षरता सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल और अपर जिला न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह सहित अनेक न्यायाधीश गणों की उपस्थिति में हुए इस शिविर में राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और निर्देशों के संदर्भ में चर्चा की गई। शिविर में आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर रमेश सेवलानी ने समाजसेवी और अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित रहकर लगभग 362 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी किया। कुरकुरे पानी में घोलकर या रात में भिगा के रखना, सुबह लेना। 1 पैकेट लेना है हाँ, मतलब सुबह रोज खा लो। ये काहे के लिए है? ये भैया उसके लिए शुगर के लिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के माननीय अध्यक्ष श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आज यहाँ न्यायालय परिसर में विधिक साक्षरता शिविर सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने वैधानिक अधिकार प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे।
और तभी वो अपने दूसरे वैधानिक अधिकारों का उपयोग अच्छी तरीके से कर सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति के साथ साथ एलोपैथिक पद्धति के भी चिकित्सकगण उपस्थित हैं और सभी का यहाँ निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 1 अगस्त को आगामी 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने हेतु जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी के मुख्य आतिथ्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रसाद पाठक के विशेष आतिथ्य, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों व शासकीय अशासकीय स्कूलों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस सौहार्द एवं शालीनता पूर्वक मनाए जाने के लिए आवश्यक विचार विमर्श, विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। इतना बड़ा आपका बढ़ता जाएगा तो फिर आगे भी यही सोचना चाहिए ना। पहले क्यों नहीं सोचे आपने कि उसको क्यों बढ़ा दिए? यहाँ तो आप ऐसा बोल रहे हो। अभी हम लोग कितने बार घर के आए हैं, 3 महीने घर आए, तो मान्य है। वैसे आप कुछ बुला लें तो हम आपको रोकेंगे नहीं। अरे रोको ना जी, मैं कह रहा हूँ रोको ना। ये विवाद तो क्योंकि मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये तो जनपद पंचायत में माननीय अध्यक्ष महोदय और गांधीवाल बस स्टैंड में प्राइस है ना प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि में माननीय सांसद महोदय का नाम शामिल किया गया है। फिर आज की महत्वपूर्ण बैठक में के समारोह हेतु 1/8/2018 को बैठक में जो विभाग प्रमुख उपस्थित हुए हैं, उन विभागों को तथा शासकीय शाला एवं अशासकीय शालाओं को सूचना दी गई। आज 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत लालबर्रा में बैठक रखी गई थी। तो क्या क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर? इसमें सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं, जिसमें मेरे द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में जो स्वच्छता से संबंधित जो स्वच्छता कर्मी जो अपने कार्य करते हैं, जनरली हम उनकी उपेक्षा कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो इस राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से हम ऐसे 5 स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करना चाहते हैं। वैसे क्या जो बहुत से स्कूल के प्राचार्य उपस्थित नहीं, उनके तो क्या कार्रवाई की जाएंगी? इनके लिए प्रस्ताव में लिया गया है कि इन्हें नोटिस भेजा जाएगा और कारण बताओ जानकारी मांगी जाएगी, साथ में इसकी कॉपी कलेक्टर महोदय को भी भेजी जाएगी। नहीं तो विभागीय अधिकारी के अलावा जैसे जनपद सदस्य भी नहीं उपस्थित हो पाए, तो एक तरह कहा जाए कि ये खानापूर्ति की गई है बैठक के लिए। जी नहीं, ये बैठक खानापूर्ति नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व की बैठक है और इसमें सूचना सबको जाती है। आप अधिकारी से जान लेंगे कि कितने लोगों को सूचना दी गई है। यह खानापूर्ति नहीं है, यह राष्ट्रीय पर्व है। भारत माँ के झंडे के नीचे यह राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, ना कि किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम के तहत। लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 अगस्त को समय पर शाला में उपस्थित नहीं होने से प्रभारी प्राचार्य सुश्री रश्मि झा के निर्देश पर छात्र छात्राओं को गेट के बाहर कर दिया गया। वहीं लेट पहुंचे शिक्षकों का आधे दिन का वेतन काट लिया गया। हालांकि शिक्षकों व स्कूली छात्र छात्राओं को सुश्री झा द्वारा समय पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु सख्त निर्देश देने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गया। प्राचार्य सुश्री झा ने स्कूली बच्चों व शिक्षकों को प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। प्रेयर में शामिल होना सभी का नैतिक दायित्व है।
ऐसा नहीं कि हम 10:30 बजे आ गए और बाहर खड़े हैं गेट के ग्राउंड में घूम रहे हैं। जब आप टाइम पे आ गए थे कह रहे हो तो फिर स्कूल के अंदर क्यों नहीं थे, प्रेयर में क्यों नहीं थे? अब से अगर आप इस तरह से लापरवाही करेंगे, प्रेयर की उपेक्षा करेंगे, हमारे यहाँ राष्ट्रध्वज फहराया जाता है कि नहीं, राष्ट्रगान होता है कि नहीं? क्या मतलब हुआ कि यहाँ राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान चलेगा और आप लोग इधर उधर घूमोगे? उचित है क्या? तो हम आपको आज हिदायत दे रहे हैं कि अब से अगर आपका नाम? अंकित पिकलोच। कहाँ रहते हो? मानपुर रहता हूँ। क्यों आपको बाहर रखा गया है? टाइम से लेट आए इसलिए। तो आप ही थे क्या और कोई भी थे मैडम सर मैडम? बहुत सारे स्टूडेंट थे और साथ में टीचर लोग भी थे। हाँ तो 10:30 बजे का टाइम है स्कूल का, हम लोग सभी स्टूडेंट लेट आए हैं। कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे? फिर भी 200 से 250 लोग हैं। हम मैडम के वास्ते सहमत है, मैडम ने सही करी कि नियम का पालन करना जरूरी हम लोगों को, पर हम लोग नहीं करते, रोज लेट आते। सभी लोग लेट आए थे कि सर मैडम कौन-कौन है? कुछ 2-3 टीचर लोग भी लेट आए थे, पर उन्हें गेट खोल के अंदर ले लिया गया, स्टूडेंटों को नहीं ले रहे। तुमको बाहर रख दिया गया, मैडम को अंदर ले लिया गया? हमारा ये कहना है कि 10:30 बजे जब स्कूल का समय है तो टीचर लोग भी 10:30 बजे आए और स्टूडेंट भी 10:30 बजे आए। जो लेट आ रहे हैं उनको आप घर भेजिए, वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई हो। कितने बच्चे होंगे कम से कम यहाँ पे? यहाँ पे भी 250 से 300 स्टूडेंट है। द्वारा लेट आने वाले शिक्षकों और बच्चों को दरवाज़ा लगा के बाहर रोक दिया गया। तो मैडम को बच्चों का कहना है कि हमको अंदर नहीं लिया गया, टीचरों को अंदर ले लिया गया था। बच्चों को भी हिदायत दे के अंदर ले लिया गया और शिक्षकों की आधी सीएल लगाने के बाद उनको अंदर लिया गया। मैडम कार्रवाई कब तक की जाएंगी? कार्रवाई आज सांकेतिक रूप से की गई है। इन बच्चों को हम रोज़ बताते हैं कि प्रार्थना स्थल पर आपको रहना है, लेकिन ये बच्चे जानबूझ के नहीं आते थे, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और शिक्षकों को भी एम शिक्षा मित्र के माध्यम से हाजिरी लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षक इस बात को टॉलरेट कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर सांकेतिक कार्रवाई की गई है। अब देखते हैं कल से। मैं साला का क्या टाइम रखा गया टीचर और? 10 से 5। मैं टीचरों के लिए वही टाइम है। 4:30 बजे ध्वजा अवरोहण होता है और उसके बाद प्रेयर होती है। 4:45 तक बच्चे निकलते हैं, 5 बजे शिक्षक होगा। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहगांव धपेरा में सरपंच पद के लिए 3 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसके तहत 1 अगस्त को स्थानीय पुराना जनपद पंचायत कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पंचायत निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, तहसीलदार DS मरावी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी मुन्ना लाल उइके, मास्टर ट्रेनर्स व मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में जांच कर सील किया गया, जिसके बाद बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित किया गया। इस दौरान सरपंच प्रत्याशी मंगलापति फागूलाल हेवारे के साथ संतोष नकपुरे, सुखराम खेलेराम बघेले तथा सरपंच प्रत्याशी अरविंद सिंह मरसकोले के साथ सदाशिव भारद्वाज उपस्थित रहे। अब ये बैलेट पेपर जो है ये ऊपर से मुड़ेगा, क्योंकि ये मशीन के हिसाब से आप 7 कार्ड लगेंगे, 728 कार्ड मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एड्रेस टैग आपको दिए जा रहा है 7। ये 7 एड्रेस टैग में 3 एड्रेस टैग आपको जरूरत पड़ेंगे ये छोटी वाली यूनिट के लिए, और 4 एड्रेस टैग लगेंगे आपको बड़ी वाली यूनिट के लिए। अब कहाँ लगेंगे वो भी आपको बता दे रहा हूँ मैं। एक एड्रेस टैग लगेगा इस मशीन में, छोटी मशीन में डब्बे के अंदर के लिए, एक एड्रेस टैग लगेगा बाहर लगाने के लिए, और एक लगेगा बॉक्स पे लगाने। इसमें साफ बैलेट यूनिट को काटिएगा और कंट्रोल यूनिट पे राइट का निशान लगाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट के लिए 3 टैग बनाइएगा, बैलेट यूनिट काट दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट का संख्यांक मतलब वो जो मैंने अभी मशीन के पीछे का नंबर बताया वो, फिर है DMM का संख्यांक यानी क्या कार्रवाई की गई सर? आज जो है तो पंचायत निर्वाचन का मोहगांव धपेरा में सरपंच पद का चुनाव है, उसकी सीलिंग का काम जारी है। तो इसमें कैसे मतलब किन किन लोगों की मौजूदगी में हुआ है काम? इसमें अभ्यर्थी को रहना उपस्थित है और जो मास्टर ट्रेनर रहते थे उनको भी उपस्थित रहता है जी, उनकी उपस्थित रहती है और सभी मास्टर ट्रेनर
काम कराते हैं। जैसे ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव होगा, मौका था फिर 3 तारीख को, तो आज ये मशीनें पैक होकर सील होकर चली जाएंगी? नहीं, आज नहीं जाएंगे। आज स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी और उसका चलावा बनेगा। कल जब पार्टी आएगी, पार्टी को 9 बजे से बुलाया हमने, पार्टी 9 बजे जब है तो देख करके उनको स्ट्रांग रूम कहाँ बना है सर? स्ट्रांग रूम हमारे यही जनपद पंचायत पुराने जनपद में बना है। हाँ, और यही सीलिंग होगी, यही जो है तो काउंटिंग भी यहीं से सामान वितरण। काउंटिंग की क्या डेट है? कुछ डेट डिसाइड? वारासिवनी के सिविल अस्पताल में 1 अगस्त को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा नेता संजय मसानी की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस नेत्र जांच और मोतियाबिंद शिविर में अनेक मरीजों की आंखों की जांच की गई। वहीं ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए 90 मरीजों को ऑपरेशन के लिए जबलपुर भिजवाया गया। सुधाकर ये पूरी मेहंदीवाड़ा। कहाँ से? मेहंदीवाड़ा से। मेहंदीवाड़ा वार्ड नंबर के किस काम से आए थे अस्पताल? मैं अपने आँख के जांच के लिए आया। कैसे जानकारी लगी कि यहाँ पे शिविर लगा गए थे? पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट के माध्यम से। गाड़ी में घूमी थी। गाड़ी में घूमी? तब अपने साधन से गाड़ी से आए थे? नहीं, हम तो अपने साधन से आए। अभी यहाँ पर तो किसके द्वारा लगाया गया शिविर की जानकारी है आपको? संजय मसानी जी। तो किस तरह से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में इनके द्वारा? अभी तो कार्य बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। हाँ, सामाजिक में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए, इसके पहले किसी ने आपके बारे में सोचा ऐसा कि शिविर आयोजित करना है या कुछ? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल। संजय भैया ने सोचा आपके बारे में, गरीब के बारे में। तो क्या आप अपेक्षा रखते हैं इनसे? आप जी बहुत अच्छा। और आगे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? अभी और दूसरे आँख का ऑपरेशन हो। एक आँख का हुआ है क्या? अभी एक आँख का होने जा रहा है। अभी जबलपुर जाएंगे। जबलपुर जाएंगे आप? अनेक सराहनीय पहल है। मैं अमित देशपांडे, देवजी नेत्रालय से। डॉक्टर पवन स्थापक है जबलपुर में, सीनियर नेत्र विशेषज्ञ। उन्होंने अपने गुरुजी के नाम से दादा वीरेंद्र पुरी जी नेत्र संस्थान तिलवारा घाट पे मां नर्मदा तट पे खोला है। ये लगभग 16.5 एकड़ एरिया में बना आँखों का अस्पताल है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और सुपर स्पेशलिटी इलाज भी है। एक ही छत के नीचे सभी चीज़ों का इलाज है कि अगर किसी का पर्दा खराब है, रेटिना की प्रॉब्लम है, किसी को ग्लोकोमा है, कांचबिंद है, किसी को मोतियाबिंद है, किसी को अन्यत्र बीमारियां हैं जो आँखों से संबंधित होती है, तो उसका संपूर्ण इलाज है। वहाँ लगभग 7 से 8 डॉक्टर अभी की टीम है और हम 15 जिलों में लगभग अभी इस समय काम कर रहे हैं। जैसे आप खैरलांजी ये वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र में पहुँचे और अभी 4 शिविर में आज शामिल भी हुए। हाँ। किस तरह से आपको नेत्र संबंधी रोग पाए गए? यहाँ पर अभी जो हमने वारासिवनी एरिया में शिविर किए, हमने खैरलांजी का किया, हमने डोंगर माली किया, हमने बुद्धबुदा का किया और आज हमारा वारासिवनी। नेत्र संबंधित बहुत सारी पेशेंट हैं यहाँ, मरीज हैं यहाँ। मतलब मोतियाबिंद के हमें सबसे ज़्यादा मरीज मिले यहाँ पे। उसके अलावा भी और भी समस्या हैं, किसी को नखूना है, किसी को अक्सूर है और विभिन्न तरह नेत्र से संबंधित पूरे बालाघाट जिले में इस समय मरीजों का सेवा और सेवा का कोई बोल नहीं होता। सेवा के लिए समर्पण और समर्पितता जरूरी है और समाज में जिसका समर्पण होगा समाज उसे ही ऊंचाइयों पे बिठाएगा। आगे क्या रणनीति आपकी? आगे किस प्रकार की रणनीति? सेवा को लेकर के शिविर लगते रहेंगे, स्वास्थ्य के शिविर लगते रहेंगे। मैंने जीवन का उद्देश्य समाज के प्रति किया है और समाज को सौंप दिया है। स्वास्थ्य शिविर लगते रहेंगे, रोजगार के शिविर लगते हैं। प्रत्येक महीना मेरा संकल्प है कि रोजगार के शिविर लगते रहेंगे, स्वास्थ्य के शिविर लगते रहेंगे, नेत्र शिविर लगते रहेंगे और भी कई शिविर। मैं एयरफोर्स का शिविर भी लेके आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के कुछ बच्चे उसमें भी चले जाएं, उनको कैसे मैं यहाँ तक रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकूँ, बड़ी कंपनियों को ला सकूँ, इसके लिए मैं क्या क्या अवसर उनको प्रदान कर सकूँ, ताकि सरलता सुलभता से उनको ये सब चीज़ यहाँ पे हमारे वारासिवनी और खैरलांजी में ही मिल जाए। बेरोजगारी एक अभिशाप के रूप में बना हुआ है क्षेत्र में, तो इसके पीछे क्या कर रहे हैं? आगे क्या रणनीति है आपकी? रोजगार शिविर लगाए 75 लोगों को खैरलांजी पहला शिविर। दूसरा शिविर डोंगरवाली में लगाए 196 लोगों को रोजगार डोंगरवाली में। तीसरा जॉब फेयर लगाया डायरेक्ट, उसमें से कई बच्चे पूना में, मैंने उनके व्हाट्सअप क्लिपिंग भी मंगाए और उनके इंटरव्यू मंगा रहा हूँ। मैं आपके टीवी वालों को उसकी पूरी क्लिपिंग दे दूंगा। जो पूना में लग गए
एसआर ग्रुप, काइनेटिक ग्रुप ऐसे बड़े बड़ी कंपनियों में लग गए हैं जिनकी सैलरी स्टार्टिंग 10,000 से 17,000 तक की स्टार्टअप में है। ऐसे कई लोगों 342 लोगों का चयन अभी टीली भाई। वारासिवनी के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में वीरांगना की 10 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रतिमा स्थल का निरीक्षण बुधवार को नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल और लोधी महासभा के गंगेश नकपुरे द्वारा की गई। अभी 16 तारीख को रानी अवंतीबाई जी की जयंती है और इस अवसर पर इस बार हम लोगों ने सोचा है कि जयंती पे एक तो डोंगरवाली में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है और बृहद स्तर पर रानी अवंतीबाई की जयंती डोंगरवाली में मनाई जाएगी। और उसी के अनुरूप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व रानी अवंतीबाई स्टेडियम का निर्माण किया गया था और जैसा इसका नाम रानी अवंतीबाई स्टेडियम रखा गया है तो उसके अनुरूप यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम शीघ्र चालू हो रहा है। मूर्ति स्थापना की जा रही तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जैसा नाम दिख रहा है रानी अवंतीबाई स्टेडियम, इससे आने जाने वाली जितनी भी हमारी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, कुल मिला के महिलाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि जिस प्रकार रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ एक महिला होने के बावजूद आज अपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी। इससे मैसेज आता है कि जब रानी अवंतीबाई जब देश गुलाम था तब लड़ाई लड़ी थी। आज तो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी है, सारे साधन उनके पास उपलब्ध हैं, तो इस नए ज़माने में भी रानी अवंतीबाई के तरह स्वाभिमान की लड़ाई आज की महिलाएं भी लड़ सकती है। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में लड़ाई महिलाएं भी लड़ सकती है। ये आत्मबल हम देना चाहते हैं महिलाओं को, एक प्रेरणा मिलेगी उन सब से प्रेरणा मिलेगी। बहुत जल्द आज से इसका काम शुरू हो जाएगा। परिपेट स्टॉल बनेगा, हमारा स्टाफ भी आ चुका है और उसके बाद मूर्ति बनना भी शुरू हो जाएगी। हमारे शहर में का जो एकमात्र मेन स्थल था, शहर के बीचों बीच मैदान था, पिछली परिषद ने हमारी भाभी के कार्यकाल में स्टेडियम का काम शुरू किया गया। उसी समय बात की गई थी कि जिसका नाम रानी अवंतीबाई रखा जाएगा और उसमें हमारी इच्छा थी, हमारी परिस्थिति इच्छा थी और हमारी सामाजिक लोगों की इच्छा थी कि यहाँ रानी अवंतीबाई की मूर्ति का स्थापना हो। उसी भावना को देखते हुए आज हमारे नेता गुड्डे भाई की उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया, समाज के लोगों को बुलाया गया, सबकी उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि एक जगह अपनी छोड़ी गई थी उस समय, जिस समय छोड़ी गई थी प्लेटफॉर्म कि यहाँ मूर्ति लगेगी, क्योंकि अगले महीने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती है। इसी महीने इसी आज 16 अगस्त हो गया, 16 अगस्त को जयंती है, तो इसी के बाद चूँकि 16 में मूर्ति बन नहीं पाएगी तो इसी महीने हम बहुत जल्दी जितनी जल्दी बन जाए उसका लोकार्पण करेंगे। क्योंकि रानी अवंतीबाई हमारे देश का गौरव है, पहली महिला जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, अंग्रेजों छक्के छुड़ाए। चूँकि महिला सशक्तिकरण का वर्ष है, समय है और बाजू में गर्ल्स स्कूल भी है, लोगों को मैसेज देना उनकी याद में, क्योंकि कई भी प्रतिमा इसलिए लगाई जाती है कि उन्होंने देखें, उनके सीखें, उनके आदर्शों को सीखें, उनसे अनुसरण करें, इसलिए कहीं प्रतिमा लगाई जाती है महापुरुषों की। उसी के तहत शहर के बीचों बीच शहर के खूबसूरत रानी अवंतीबाई स्टेडियम में यहाँ मूर्ति लगाई जा रही है। सभी के हम सब सम्मान करते हैं और सभी की भावना का रूप बहुत जल्दी हमारे शहर के खूबसूरत स्टेडियम में खूबसूरत रानी अवंतीबाई की मूर्ति की स्थापना। कितनी बड़ी मूर्ति रहेगी, उसकी हाइट क्या है? 6.5-7 फीट 9 फीट करीब है, क्योंकि घोड़े पर रहेगी, 9 फीट 9 फीट जाएगी। तो बनाने वाले कहाँ से आए? बनाने वाले चूँकि तो पहले तो ग्वार भी बात किया था, बहुत जगह बात की थी हमने और हम देख रहे हैं कि अब देखिए बहुत जल्दी अब आज सब बैठे समाज के लोग कुछ बात। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष लोधी समाज। भाई आज यहाँ रानी अवंतीबाई स्टेडियम जो है वहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जाना है, तो किस तरह से क्या है रूपरेखा इसकी पहले से तैयारी की गया? क्या है, शहर में पहले भी इस स्टेडियम को बना के पूरे भारत में नाम रोशन हुआ है। रानी अवंतीबाई स्टेडियम के नाम से ये जो स्टेडियम है भारत का पहला स्टेडियम है। इसके बाद और बने हैं लेकिन ये पहला स्टेडियम है और रानी अवंतीबाई मूर्ति लगाकर यहाँ पर नगर को, समाज को और रानी अवंतीबाई को भी गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करेंगे। ये रानी अवंतीबाई की स्टेडियम जो बना हुआ है, तो मूर्ति स्थापित है, जिले में कहीं है या फिर वाराणसी में है इस नाम से? ये सिर्फ वाराणसी में है और ये भारत का प्रथम स्टेडियम है। प्रथम स्टेडियम हाँ। है। और जो मूर्ति बाद बने हैं लेकिन बाद में बने। और जो मूर्ति जो लगने वाली है ये मूर्ति भी वाराणसी में एक ही होगी कि और अन्य जगह भी है? नहीं, बालाघाट जिले में लगभग 100 से अधिक जगहों पर। फिर स्टेडियम में एक ही है? स्टेडियम में एक ही है।
किस रूप में लेते हैं इसको आप? नगर पालिका लगा रही है यहाँ पर, स्टेडियम भी पहले पूर्व में बना है, किस रूप में लेते हैं? समाज के लिए सम्मान की बात है और सन 1857 की प्रथम महिला शहीद रानी अवंतीबाई के लिए भी सम्मान। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज परिसर में 1 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और अन्य पार्टी पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित किया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हरियाली महोत्सव के तहत यह वृक्षारोपण किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में नगर के और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। हमारे नगर में हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष टीबू हैं, सौरभ पटेल, और इनके नेतृत्व में आज हम सब यहाँ वृक्षारोपण करने कॉलेज में आए हैं। अभी हमने कुछ 10 वृक्ष यहाँ लगाए हैं। पहले हमारा परिसर खुला था, तो यहाँ पर जब भी वृक्षारोपण करते थे तो या तो वृक्ष जानवर खा जाते थे या उनकी ढंग से देखभाल नहीं होती थी। लेकिन इस बार हमने संकल्प किया है कि चाहे हम कम झाड़ लगाएंगे, लेकिन इन झाड़ों को हम व्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमने अपने युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आग्रह किया है। और ये वृक्षारोपण भी इसलिए है कि वृक्ष इस धरती की मांग है। अभी हम देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में 7 वर्षों से पानी कम गिर रहा है। लोगों को, जानवरों को खाने की भी जो घास और अन्य मिलना चाहिए सामग्री, वो नहीं मिल पा रही। वहाँ की जनता ने अपने पशुओं को सड़कों पे छोड़ दिया है। हमारे भारत में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इस हेतु आज युवा मोर्चे ने ये कार्यक्रम किया है। डॉक्टर के निर्देश पे, आदरणीय गजेंद्र भारद्वाज जी के निर्देश पे एक अभियान चलाया जा रहा है 23 जुलाई से 10 अगस्त तक के। वृक्ष लगाओ, चलो हरियाली की ओर, स्पेशल 11 के। उसी अभियान को लेकर हम आज वार्ड नंबर 1 से, कॉलेज से वार्ड नंबर 8 तक के पहला चरण लेकर निकले। हर 15 दिन चलते रहेगा, 10 जुलाई तक चलता रहेगा। उसमें हम वृक्ष लगाओ स्पेशल 11 नाम दिया। आज कितने वृक्ष लगाए जा रहे हैं महाविद्यालय परिसर में? आज महाविद्यालय परिसर में 10 वृक्ष लगाए गए हैं हमारे द्वारा, और हर स्कूलों में 5-5 की संख्या में हम वृक्ष लगा रहे हैं। पटली जी, एक बात बताइए कि वृक्षारोपण तो बहुतायत मात्रा में किया जाता है, लेकिन उन पौधों का संरक्षण नहीं किया जाता। नहीं, तो आप इस बार में संकल्पित है कि जो पेड़ लगाएंगे आप, जो पेड़ लगा रहे हैं उसमें हमारी बाकायदा मॉनिटरिंग रहेगी और हर वृक्ष के लिए हम संकल्प दे रहे हैं। जैसे यहाँ हम लगा रहे हैं तो एक वृक्ष प्रशासन, यहाँ का जो कॉलेज प्रशासन है वो संकल्प लेगा, हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी की टीम है वो लेगी, स्पेशल 11 की टीम लेगी, और हम स्वयं इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। लिपिकों की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। लिपिक वर्गों द्वारा 23 जुलाई से हड़ताल की जा रही है। इन लिपिकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लिपिकों द्वारा बुधवार को पकौड़े बनाकर बेचा गया। अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पकौड़े बेचने का कार्य किया गया। और चूंकि अब तो बहुत बड़ा महिलाओं का संगठन जो आज से हमारे साथ शामिल हो गया है, इसलिए अब तो और नहीं हटना है। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगी कि हमारे जो भी हमारी महिलाओं के, मैं चूंकि महिलाओं का प्रतिनिधि कि आज हमारा हड़ताल का 10वां दिन है। लगातार 23 तारीख से हमारे द्वारा हड़ताल की जा रही है और विविध तरीके से शासन प्रशासन को हम जगाना चाह रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बाइक रैली निकाली, उसके बाद हमने एक रैली निकाली, पैदल रैली, और कुछ 8 लोगों ने हमारे 2 दिन पहले मुंडन करवाया। और इसके बाद हम आज लिपिक पकोड़ा सेंटर तथा चाय सेंटर खोलकर हम शासन प्रशासन को जगाना चाह रहे हैं कि हम लिपिक संगठन, हमारे लिपिक किसी से कम नहीं है और चूंकि अपनी मांगे हैं हम पूरी करवाना चाहते हैं, जिसको हम करवा के रहेंगे। इसलिए ये हमारा अनवरत विविध प्रकार से हमारा प्रयास है कि हम शासन प्रशासन को हमारी बात इस प्रकार से हम उनको पहुँचाएं।
क्या लगता है आपको, चाय पकौड़े बेच के शासन प्रशासन को कुछ असर पहुंच रहा है इस चीज़ का? देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने पकौड़े बेच चुके हैं और शासन प्रशासन जागा है। तो हम सकारात्मक सोच के साथ शासन प्रशासन को यही देंगे कि हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। हो सकता है शासन प्रशासन जाग जाए, चूँकि हमारी आज ही कल ही प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से जयंत मलैया वित्त मंत्री जी की चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने हमें चर्चा में कहा है कि हम आपसे पूरे जिले के भाजपा द्वारा 1 अगस्त को प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी और अन्य पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में अनेक प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया। इसी तरह हमारे हम जितने सब प्यार से पूछी गए हैं, ऐसे हमारे सुरेश मेश्राम जी का भी स्वागत गजेंद्र भारद्वाज जी की ओर से मैं करता हूँ। बहुत करते जानकारी कभी जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी ने आज बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजनों को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया था और हमने उनसे भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिपत्र है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं, उसके संदर्भ में सुझाव आमंत्रित किया। बड़े सारगर्भित सुझाव हमारे वरिष्ठजनों ने हमें दिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और ऐसे कौन से काम करना चाहिए जिससे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं और अच्छे ढंग से धरातल में पहुंच सकें। इसी के साथ साथ सभी हमारे वरिष्ठजनों प्रबुद्धजनों का हमने स्याल श्रीफल से उनका सम्मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब हम सब लोग चुनाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उससे पूर्व अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हमारा जवाबदारी है, हमारा धर्म है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आज 200 से अधिक हमारे प्रबुद्धजन इस समारोह में आए, उन्होंने पार्टी की रीति नीति के ऊपर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के आज के स्वरूप में बड़ी विशेष चर्चा की और पूरे जोश खरोश के साथ 2018 के चुनाव मैदान में उतरकर पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मैं सभी वरिष्ठजनों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। मलाजखंड के पास ग्राम पंडरापानी में एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक बेगाटोला निवासी कैलाश धुर्वे बताया गया है। वहीं दोनों घायलों सुख सिंह और बाल सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय युवक कैलाश धुर्वे द्वारा मोहल्ले के 2 बच्चों को बाइक में घुमाने ले जाया गया था, तभी यह बाइक एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कैलाश की मौत हो गई, वहीं दोनों बालक घायल हो गए। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा जागरूकता मूलक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आभास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए और सीएसपी मोनिका तिवारी द्वारा बालिकाओं को गुड टच और बैड टच सहित अनेक जानकारी दी गई। आपकी समझ के लिए, आपके ज्ञान के लिए आयोजित किया गया है। विशेष तौर पे सभी बच्चों में एक एज आती है, एक उम्र आती है जब उनमें परिवर्तन होता है, चाहे वह परिवर्तन शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। और इस परिवर्तन के एज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उनके पारिवारिक माहौल में, शैक्षिक माहौल में, सामाजिक माहौल में परिवर्तित होती है। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ हमारे दोस्त रहते हैं, कुछ रिश्तेदार रहते हैं, कुछ टीचर रहते हैं और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनसे हम कुछ समय के लिए मिलते हैं। जैसे जिस बस से हम जा रहे हैं उस बस का ड्राइवर या कंडक्टर हो गया, जिस कोचिंग में हम जा रहे हैं वहाँ का टीचर हो गया, या कोई हमारे ऐसे रिलेटिव हो गए जो हमसे कभी कभी मिलते हैं। आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ पे 90% से अधिक मामलों में बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते हैं उसमें 95
ये जो जागरूकता कैंपेन पुलिस के द्वारा सभी स्कूल और कॉलेजेस में चलाया गया है। पिछले 2 महीने से हम सभी पुलिस अधिकारी को अपने पापा मम्मा सब डिफरेंट स्कूल्स में जाके इसका जागरूकता अभियान में सभी बच्चों को समझाइश दिया गया है। उनको इसके मतलब गुड टच और बैड टच के बारे में, बच्चों के साथ क्या क्या घटना हो जाता है, उससे कैसे बच के रहना है, इसके बारे में 2 महीने से हम प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, सुन लो सब, ठीक है। तो अभी क्या है, सभी मतलब पूरे दुनिया को हमने बता दिया है, लेकिन हमारे परिवार लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस जागरूकता नहीं दिए, फिर वो गलत बात है ना। तो इसलिए पुलिस के बच्चे, आप सभी लोग हमारे पुलिस परिवार के हैं, है कि नहीं? कितने लोग पुलिस परिवार के, हाथ उठाओ। सभी लोग हैं, है ना। तो हम सब क्या है, एक क्लोज कैंपस में रहते हैं। अब हमारा जो पुलिस लाइन है चारों तरफ दीवार से बना हुआ है, प्रोटेक्टेड है कि नहीं? नहीं है, ठीक है। और हमारे कैंपस में जो भी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, सभी लोगों को हम निगरानी में रखते हैं, है कि नहीं? एक ही रास्ता है आने जाने की, वहाँ क्या है, कैमरा लगा हुआ है कि नहीं? तो कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर नहीं आ पाएगा। आ रहा तो भी अपराध करके बच के बाहर नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? शासन द्वारा बीएड की पढ़ाई करने वाले ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में भारी कटौती की गई है, जिसका लगातार विरोध ओबीसी वर्ग व स्वतंत्र छात्र शक्ति संगठन द्वारा किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पहले ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को 27,000 रुपए की छात्रवृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाती थी, लेकिन इस साल से शासन ने छात्रवृत्ति की राशि 27,000 से घटाकर मात्र 7,000 रुपए कर दी है, जिसके विरोध में बुधवार को स्वतंत्र छात्र शक्ति संगठन द्वारा अंबेडकर चौक से एक रैली निकाली गई, जो सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए काली पुतली चौक पहुंची, जहां छात्रवृत्ति को यथावत रखने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर काली पुतली चौक में चक्का जाम करने की कोशिश की, जिसके चलते कुछ देर के लिए यातायात जाम हो गया। जब इन प्रदर्शनकारियों को पता चला कि कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन नगर पालिका में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन वहां से जा चुके थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पीजी कॉलेज जा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर डीवी सिंह के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे रखी और उन्हें मांगों का ज्ञापन सौंपकर सीधे अंबेडकर चौक जा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। आप लोग जारी करवाएं ताकि कई स्कूल जो खाली पड़े हुए हैं, टीचर नहीं है वहाँ पे, तो उनकी भी बच्चे लोग को अच्छी शिक्षा मिल पाए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बीएड की छात्रा सीमा ठाकरे ने बताया कि यदि उन्हें मालूम होता कि इस साल उनकी छात्रवृत्ति काट ली जाएगी तो वे बीएड में एडमिशन ही नहीं लेती। बीएड छात्रवृत्ति कम कर दी गई है, जो 27,000 रुपये थी, जिसको 7,000 रुपये कर दी गई है। और जिस टाइम हम लोगों ने एडमिशन लिया था 2017-18 के बीच में, उस टाइम जो हमारी छात्रवृत्ति थी 27,000 रुपये, ये देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे एडमिशन लिया था। यदि गवर्नमेंट या शासन जो है ये बता देती पहले से ही कि हमें छात्रवृत्ति 7,000 रुपये मिलने वाली है, तो हम एडमिशन लेते ही नहीं, या ये बता देती कि छात्रवृत्ति 27,000 जो मिल रही है वो जैसी है छात्रवृत्ति उसे यथावत रख देती, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और आर्थिक स्थिति यहाँ पे ओबीसी के छात्रों की ठीक नहीं है, जिससे वे जो है आगे की पढ़ाई करने में बहुत मतलब पीछे हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री जी जो है मतलब जन आशीर्वाद यात्रा जो करने जा रहे हैं और उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें क्या छात्रों का नुकसान करते हुए उस साइड पैसा लगा रहे हैं वो, है ना। तो आपसे निवेदन है, या मामा जी जो हमारे लड़कियों के मामा बने फिरे हैं वो क्या हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए हम लोगों का। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान स्वतंत्र छात्र शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भरत चौरागड़े ने बताया कि संगठन द्वारा सरकार को मांग पूरी करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो संगठन द्वारा अति उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज ये पुतला जो दहन है माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन है। तो आज कारण यह है कि ओबीसी जो छात्रवृत्ति पहले 27,000 रुपये मिलती थी वह छात्रवृत्ति 7,000 रुपये कर दी गई। बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है और बहुत सालों से जो DED BED की जो वैकेंसी है वो भी नहीं है। और जो बच्चे मध्यम वर्ग के जो पढ़ाई करते हैं वो छात्रवृत्ति बेस पर पढ़ते हैं ताकि सहूलियत गवर्नमेंट से मिल जाती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उसी बेस पर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा इतनी क्रूरता भरी हरकतें जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत ही बेकार चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ वो प्रदर्शित कर रहे हैं और वो चाहते ही नहीं कि बच्चे लोग पढ़ाई करें। आज तक के ना उन्होंने बच्चों के अच्छी चीज़ शिक्षा पे ध्यान दिया मध्य प्रदेश में, और ना ही नौकरी, ना रोजगार, ना किसी भी चीज़ में सरकार जो है पूरी निकम्मी है एक हिसाब से। माननीय अभी गौरीशंकर बिसेन जी के पास भी जा रहे थे पूरे बच्चे प्रदर्शन करने के लिए, माननीय गौरीशंकर बिसेन जी भी वहाँ से चले गए। तो वो हमको फेस नहीं करना चाह रहे, हमसे बात नहीं करना चाह रहे। जब हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम लोग किसके पास लेके जाए। हमारे जिले में हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब है तो हम उनके पास जाना चाहे कि हमारी जो मांगे हैं वो आप मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें भी नकार दी और उनके द्वारा भी कोई मदद नहीं की जा रही। अगर से आज 7 दिन की हमने मोहलत दी है कि 7 दिन के अंदर अगर से आप हमारी चीज़ें नहीं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सन 89 में बनाए गए एट्रोसिटी के कानून को यथावत रखे जाने की मांग की। यहां 2 सैकड़ा से अधिक लोग पहुंचे थे, जिनके द्वारा सर्व यथार्थ कबीरपंथी समाज के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे गजेंद्र दास पटले सहित अन्य ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन किया गया है वह गलत है, इससे अत्याचार के मामले बढ़ जाएंगे। सरकार ने इस कानून को पूर्व की तरह लागू किया जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने बालाघाट कलेक्टर श्री महोदय जी को आए हैं। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और लगभग कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ करीब 500 और 1000 के करीब है। किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ? हमारा मुद्दा ये है कि जो SC/ST एक्ट जो था उसमें जो बदलाव किया गया है तो वो पहले क्या था, पहले FIR होती थी, उसके बाद अरेस्टिंग होती थी, उसके बाद में क्या है उस पर पहले गिरफ्तारी होती थी, उसके बाद जांच होती थी। तो उस नियम में बदलाव। कटंगी क्षेत्र के ग्राम नहलेसरा में एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक घर के सभी लोग जब खेत चले गए थे तब गजानंद हरदे ने अपने पिता बैगालाल को रॉड से मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया गया है कि दोनों पिता पुत्र के बीच अक्सर विवाद होते रहता था। इसी के चलते गजानंद ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज हमको 100 नंबर के माध्यम 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि नहलेसरा गांव में एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी है। ठीक है, उस पर हम सूचना के रवाना हुए, वहाँ जाके हमने जांच की। जांच पर पाया गया कि जो मृतक बैगालाल हरदे, उसका पुत्र गजानंद हरदे का आपसी पारिवारिक विवाद हुआ। इस वजह से आवेश में आकर उसने घर में ही लोहे की रॉड से अपने पिता के ऊपर सिर पर वार कर दिया, जिससे उसके चोटों के आने के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कारण ये कि जो आरोपी है वो उसका पत्नी से तलाक हो गया है। उसका पारिवारिक गृह कलेश जो चल रहा था अपने पिता से और भाइयों से, उस वजह से उसने आवेश में आकर अपने पिता की। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अभी तक पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है एवं आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। बॉडी अभी कहाँ है? बॉडी को PM करा दिया गया है और उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।
सर ये घटना लगभग कितने बजे की? ये घटना का लगभग जो समय है वो लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच की है। सर जिस समय ये हत्या की घटना घटी उस समय परिवार में और भी लोग थे या अकेले ही थे? तो घटना के समय घर में केवल पिता पुत्र दोनों ही थे, बाकी अन्य सदस्य अभी किसानी का काम धान का चल रहा है उसमें खेत पर गए हुए। अभी नगरपालिका में बुधवार को नगरीय क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में 6000 स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। जो नगरपालिका परिषद है, इस नगरपालिका परिषद में कम से कम 25% लोगों को इसमें जुड़ने का अवसर हो सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार हमारे नगरपालिका में लगभग 60,000 लोग 18 साल से ऊपर के हैं। अब जो इस श्रेणी में नहीं आते उनको यदि हम छोड़ दें, क्या मैं पैदल हो गया हूँ, तो 15,000 लोग वयस्क इसके पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में 9,303 लोगों ने ही आवेदन किया है। अब आवेदन करने के लिए भी कलेक्ट्रेट नहीं जाना है, अपनी नगरपालिका परिषद में आना है। पहले तुमने वार्ड में भी जमा करवाया और 9 दिन शेष है। आज तारीख है 10 अगस्त तक जिनको भी आवेदन करना है वो कर दे, फिर पोर्टल हो जाएगा बंद और समय निकल जाएगा तो पछताने के अलावा कुछ हमारे हाथ नहीं आना है। तो अगर कोई भी अपने परिवार का सदस्य बच गया है तो उसका भी आप पंजीयन करवाएं। ऐसा नहीं कि हम मुखिया का हो गए तो हम पंजीयन करा लिए, बाकी सदस्यों का हम पंजीयन नहीं करा पाए। ऐसा नहीं, उनका भी पंजीयन कराएं, क्योंकि ये कार्ड व्यक्तिगत रूप से आप लोग सभी लोगों के काम आएगा और शासन की जितनी भी योजनाएं चल रही है वो सब इसके अंतर्गत आएगी। चाहे बच्चों की फीस का मामला क्यों ना हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के संबंधित मामले क्यों ना हो, और कोई भी पेंशन कोई भी योजना चल रही है तो आपको स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा गरीब रेखा का कार्ड होता था वैसी प्रकार के ये संबद्ध कार्ड है। तो आपके परिवार के अगर कुछ बच गए तो उनका करवाइए, मोहल्ले पड़ोस के बच गए तो उनको भी नगरपालिका में भेज करके पंजीयन करवाइए। आज हम 10,000 में से 5,000 कार्डों का वितरण कर रहे हैं। आज नगरपालिका में अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त पुलिस ने आरएएस के कार्यपालन यंत्री विजय सिंह वर्मा को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। 19 लाख के भुगतान और 12 लाख की एफडीआर के एवज में मांगी थी रिश्वत। रोज रोज हो रहे विवाद को लेकर बेटे ने कर दी पिता की हत्या। कटंगी क्षेत्र के ग्राम नहलेसेरा की घटना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एनएसयूआई ने निकाली जन आक्रोश मशाल रैली। काले गुब्बारे छोड़कर सीएम के 10 सिर वाले पुतले का किया दहन। जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध करने की दी चेतावनी। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, एक युवक की मौत। बीएड छात्रवृत्ति को यथावत रखने की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। शासन प्रशासन का घेराव कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव को लेकर हुई बैठक। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का किया गया पुनर्गठन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।